Hello friends, I am Imtiaz Ansari and welcome you in the second class of practical problems of national income and domestic income. लास्ट जो हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल जो क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया था, हमने डिस्कस किया था इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि विच वन इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम एंड विच वन इज़ द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। मैंने यहाँ नेशनल इनकम लिखा, थोड़ी दूर पर मैं डोमेस्टिक इनकम लिखता हूँ। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम जो भी मैंने आपको पढ़ाया था क्लास नंबर 5 के अंदर, तो पहले तो आपको थ्योरेटिकली उसको पढ़ना है, उसको देखना है और उसके बाद में जाकर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी ना। सिंपल सी बात है, आप कोई भी सब्जेक्ट करते हो जो न्यूमेरिकली या प्रैक्टिकल टाइप होता है तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ोगे ना, उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, या डायरेक्ट खतरों के खिलाड़ी बन जाओगे। बन सकते हो तो बन जाना, बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेशनल इनकम जो मैं आपको क्लास नंबर 5 में बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि एनी इनकम विच इज़ अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, एनी इनकम विच इज़ अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, इंडिया का सामान्य निवासी, कोई भी इनकम जो भारत के सामान्य निवासी ने अगर अर्न की है, वेदर इनसाइड द कंट्री आउटसाइड द कंट्री, इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। और मैंने आपको यहाँ पर यह बताया था कि डोमेस्टिक इनकम इज दैट इनकम, एनी इनकम विच इज अर्नड इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। कोई भी इनकम जो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री में अर्न की है, डोमेस्टिक बाउंड्री में, अब बात चल रही है किसकी, प्लेस की, जगह की, बाउंड्री में पर इनकम अर्न की है, किसी ने भी की है, चाहे इंडियन हो चाहे कोई फॉरेनर हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी इज़ द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम मैटर करती है बाउंड्री से, प्लेस से, जगह से मैटर करती है, पर्सन से मैटर नहीं करती। और ये मैटर करती है किससे, पर्सन से, और इसका लेना देना इस जगह से नहीं होता, प्लेस से नहीं होता। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उनमें हमें पूछा जाता है कि इज़ इट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम और नॉट, विद रीज़न। रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे दोस्तों, जैसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, जैसे फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प आ गया, ओल्ड एज पेंशन आ गया, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन आ गया, इसके अलावा क्या आ गया, गिफ्ट आ गए, या फिर डोनेशन आ गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें ना, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे जिन्होंने क्लास नंबर 5 देखी थी, पता है ना, याद है ना, आगे ना याद, हाँ क्या, ठीक है, क्या कि ये ट्रांसफ़र इनकम है। ट्रांसफ़र को शॉर्ट में T/F करके लिखते हैं, ये क्या है, ट्रांसफ़र इनकम। ये कौन सी इनकम है, ट्रांसफ़र इनकम है। दिस इज ओनली द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फैक्टर्स डू नॉट रेंडर्ड देयर सर्विसेज बाय गेटिंग दिस इनकम, ठीक है ना। मतलब फैक्टर्स जो होते हैं वो अब इनके बदले में कोई भी तरीके से अपनी सर्विस नहीं देते, ये तो वन साइडेड है, एक तरफ से मिल जाती है, तो ये ट्रांसफ़र इनकम है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल एंड डोमेस्टिक, और रीज़न क्या हो गया, ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि वो क्या है, ट्रांसफ़र है या नहीं है, ठीक है। ट्रांसफ़र होते हैं तो वो किसी में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ कॉमन थिंग्स की बात करता हूँ और बातें बताता हूँ। देखो, एक वर्ड आया था एक पेपर में वर्ड आया, एक पेपर में आ चुका है, मनी रिसीव्ड बाय अ रिलेटिव, ठीक है ना, लिविंग इन एब्रॉड, लिविंग इन एब्रॉड, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल, दो एग्जांपल एक साथ करेंगे। सैलरी टू इंडियन, सैलरी टू इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी
सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, हम सबको डिस्कस करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले क्या है कि मनी रिसीव्ड बाय अ रिलेटिव्स, एक रिलेटिव से लिविंग इन एब्रोड, एब्रोड में एक हमारा रिलेटिव रहता है, उनसे हमें पैसा मिला। और दूसरा क्या है, सैलरी टू इंडियन, इंडियन को सैलरी मिल रही है वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी, जो अमेरिकन एम्बेसी में काम करता है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है दोस्तों, हम ये देखना चाहते हैं कि इनको डोमेस्टिक में इंक्लूड करेंगे यानी, याद रखना जब हम नेशनल की बात करेंगे तो नेशनल पर ध्यान दो, अभी मैं इन दोनों की बात कहाँ कर रहा हूँ, डोमेस्टिक। आर दीज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम और नॉट। ठीक है, पहले पॉइंट की बात करते हैं, मनी रिसीव्ड बाय अ रिलेटिव्स। मनी रिसीव्ड के लिए एक वर्ड और भी यूज किया गया है एग्जाम के अंदर, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है, मनी रिसीव्ड ही रेमिटेंसेस का मतलब होता है, जब हमें रिटर्न में कहीं से पैसा मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस या मनी रिसीव्ड बाय अ रिलेटिव। अब जरा सोचो, वो जो रिलेटिव है, मैंने आपको एक बात बताई थी, हमें अपने रिलेटिव, कोई हमारे रिलेटिव्स हैं सॉरी, कोई हमारा रिलेटिव हो जो अब्रॉड में रहता है, तो उसने हमें क्या किया, उसने हमें कुछ पैसे भेजे, ठीक है, दे दिए ना। अब क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, क्या ये हमारी बाउंड्री में अर्न किया था? पहली बात तो उसने वहां से भेजा, हमारी बाउंड्री में अर्न नहीं किया, लेकिन ये रीजन तो इसीलिए इसको नेशनल, इसलिए इसको हम डोमेस्टिक का पार्ट नहीं माने, बट ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि ये डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, दिस इज द ओनली ट्रांसफर। ये क्या है, ट्रांसफर। ये जो मनी रिसीव्ड है ना, ये क्या है, ट्रांसफर है। और सैलरी क्या है, सैलरी वर्क के बदले में है, ये फैक्टर इनकम है, ध्यान रखना। ये सैलरी और मनी रिसीव्ड में क्या फ़र्क है, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, मान लो हमारी एब्रॉड में प्रॉपर्टी है और वहाँ से हमें रेंट मिल जाता है, तो रेंट हमारी फैक्टर इनकम है। हमने फॉरेन कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट करने से हमें प्रॉफिट का एक पार्ट मिलता है, फैक्टर इनकम है। मगर मनी रिसीव्ड बाय अ रिलेटिव्स, पॉइंट में लिखा होगा, जो भी पॉइंट होगा उसके अंदर एक वर्ड ऐसा लिखा होगा जिससे आपको पहचान हो जाएगी ये क्या है। तो रिलेटिव जो हमें दे रहा है, तो रिलेटिव जो हमें दे रहा है वो ट्रांसफर है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। और अगर हम बात करें इसको नेशनल में, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक नेशनल इनकम। क्यों? रीज़न सेम है। अब हम बात करते हैं इसकी, पहले हम इसकी बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। सैलरी किसको मिल रही है, इंडियन को मिल रही है। काम कहाँ कर रहा है, अमेरिकन एम्बेसी में। अमेरिकन एम्बेसी कहाँ पर है, इंडिया में। एक बार इंडिया यहाँ, एक बार इंडिया यहाँ। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं, आप सोचो। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि डोमेस्टिक इनकम में कौन सी इनकम आती है, विच इज अर्न इनसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, जिसे इंडिया की बाउंड्री में कमाया गया है। सोच लिया आपने? क्या सोचा कि सैलरी ये जो अर्न की है, इंडियन ने अर्न की है, और कहां पर अर्न की है, इंडिया में। अमेरिकन एम्बेसी जो कहां पर है, इंडिया में। तो आपको क्या लग रहा है, कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि यार इंडियन ने कमाया और इंडिया में ही कमाई है और बाउंड्री भी हमारी है, तो इसलिए इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत हैं वो, ठीक है ना। याद करो मैंने क्लास में क्या बताया था, क्लास नंबर 5 में मैंने आपको डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब बताया था। मैंने कहा था एनी फॉरेन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री। कोई भी फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में है, इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट नहीं है। और इंडियन एम्बेसी दुनिया में कहीं भी है, वो इंडियन ऑफिस है, इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट माना जाएगा। ये रूल है, CSO का रूल है, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का रूल है। तो मेरे बच्चों, अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में तो है, मैंने क्या कहा था, जियोग्राफिकली इंडिया में है ये, बट दिस इज द ऑफिस ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। और इसमें काम करने वाले हर बंदे की इनकम को हम कहाँ पे, इसमें काम करने वाले की जो भी बंदा है, चाहे वो इंडियन हो, उसको सैलरी कहाँ से जनरेट हो रही है, अरे उसको सैलरी जनरेट हो रही है कहाँ से, अमेरिका से। इंडियन को हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रेजिडेंट्स तो देखना नहीं है, हमें बाउंड्री देखनी है। अमेरिकन एम्बेसी इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये है रीजन मेन इसका, बाकी कुछ भी लिख दो आप। जब तक ये वाली लाइन नहीं लिखोगे कि अमेरिकन एम्बेसी इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। समझ गए ना कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में तो है, बट इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट नहीं है, रूल है ये, सिंपल सी बात है।
अब इसी चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि यही चीज़ हमारी नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब यही पॉइंट हम देखते हैं नेशनल इनकम। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं दोस्तों, तो हम तो बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। सैलरी किसको दी जा रही है? इंडियन को। और इंडियन का मतलब क्या हो गया? इंडियन इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सो द सैलरी इज टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेशनली में इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, सिंपल बात है। जब नेशनल देखा तो पर्सन देखेंगे, पर्सन कौन है? इंडियन। जब डोमेस्टिक देखा तो बाउंड्री देखेंगे, और एम्बेसी अपनी नहीं है तो अपनी बाउंड्री नहीं है, तो नेशनल में आएगा फैक्टर इनकम और अर्न बाय द इंडियन एंड इंडियन द पर्सन इज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। मगर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पॉइंट में जब आप रीजन दो ना, तो अगर देखो कॉमन आंसर तो सभी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ एक लाइन और अलग से लिख सकते हो ना, तो आपका पेपर दूसरे के पेपर से अच्छा ही होगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यहां पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा लाइन बताता हूं। इंडियन को सैलरी मिली है, कहां से मिल रही है? अमेरिकन एम्बेसी से। इंडियन को मिल रही है इसलिए नेशनल इनकम में आएगा। बट मेरे दोस्तों, मैंने कहा ना, अमेरिकन एम्बेसी ऑफिस किसका है? अमेरिका का। तो इस इंडियन को ये जो सैलरी जनरेट हो रही है कहाँ से हो रही है? अमेरिका से। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द फीफा। इट इज़ द पार्ट ऑफ द फीफा। फीफा याद है ना, मैंने आपको बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। देख लो, इंडियन को सैलरी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? अमेरिका से, तो दिस इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये लिख दोगे और इंप्रेशन अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक इससे बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पढ़ते हैं हम। यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट से बिल्कुल अपोजिट पॉइंट की। एक मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी लिख दिया है कि सैलरी टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन अमेरिका। पहले तो आप पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, पॉइंट को समझे कि सैलरी किसको दी जा रही है? अमेरिकन को। यहाँ किसे दी जा रही थी? इंडियन को। यहाँ अमेरिकन को। काम कहाँ करता है? इंडियन एम्बेसी में, और विच इज़ सिचुएटेड इन अमेरिका। मतलब इंडियन एम्बेसी, इंडिया का ऑफिस अमेरिका के अंदर है, और उसमें काम कौन कर रहा है? अमेरिकन। अब हम बात करते हैं पहले नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम के आगे क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्या अमेरिकन जिसको सैलरी मिल रही है, क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं। तो इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है ना, अमेरिकन है, अमेरिका की नेशनल इनकम में आ जाएगा। लेकिन हमें अमेरिका का लिखना नहीं है, हमें तो इंडिया का लिखना है। हमारे एग्जाम में इंडिया का आएगा, अमेरिका का अमेरिका के एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अमेरिकन को इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि ही इज़ नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ख़त्म बात, बाकी हमें देखना नहीं है। हाँ, क्योंकि एब्रोड से कनेक्शन है, तो अब हमें क्या देखना है कि कौन सा फीफा है और कौन सा फीटा है। ये अमेरिकन को दी जा रही है सैलरी, सैलरी कौन दे रहा है? इंडिया। तो इंडिया से अमेरिका को सैलरी दी जा रही है, अमेरिकन को सैलरी दी जा रही है, तो ये इनकम जा रही है, ये है फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो साथ में लिख देंगे इट इज़ द पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम टू एब्रोड। विदेशों से, विदेशों को कारक आय का पार्ट है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम का रिलेशन मैंने किससे बताया था? डोमेस्टिक बाउंड्री। और बाउंड्री इंडियन एम्बेसी, मैंने आपको बहुत बार बता चुका, एम्बेसी से आगे जो वर्ड लिखा होगा वो उसी की डोमेस्टिक बाउंड्री मानी जाएगी। इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में है, जियोग्राफिकली ये अमेरिका में है, लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में सिचुएटेड है, इट इज़ द ऑफिस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, it is the part of the Indian boundary, so this income is to be included in the domestic income of India। इंडिया की डोमेस्टिक में आएगा, पर्सन अमेरिकन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इससे प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें तो मतलब किससे होता है? बाउंड्री से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, एक पॉइंट, प्रॉफिट अर्नड बाय अ फॉरेन बैंक और कंपनी इन इंडिया। देखो पॉइंट को समझो, इंडिया में कोई फॉरेन बैंक है, कोई फॉरेन कंपनी है। ठीक है, इंडिया में कोई फॉरेन बैंक है, फॉरेन कंपनी है, उसने प्रॉफिट को अर्न किया। बात करते हैं नेशनल इनकम की। नॉर्मल रेजिडेंट्स, फॉरेन बैंक, बैंक कहाँ का है? हमारा नहीं है, बैंक है फॉरेन। फॉरेन बैंक भी फॉरेन है, कंपनी भी क्या है? फॉरेन है। दे आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, सो द प्रॉफिट अर्न बाय द फॉरेन बैंक या कंपनी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। समझ गए ना क्यों? क्योंकि वो बैंक वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। और डोमेस्टिक की बात करें तो कहाँ पर अर्न किया है? इंडिया के अंदर अर्न किया है। और इंडिया में अर्न किया है किसने? फॉरेन। ये नॉन रेजिडेंट्स है एक तरीके से। ये कौन है? नॉन रेजिडेंट्स है ये।
ये इंडियन रेजिडेंट्स नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बैंक और कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे पर्सन्स होते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन्स है। ये इंडिया के, ये फॉरेन बैंक हैं जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, बट इन्होंने कहाँ पे अर्न किया, इनसाइड इंडिया। मतलब आप समझ लो ना, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, RBS, HSBC, ये फॉरेन बैंक है जो एब्रोड से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा। और फीफा और फीटा की बात करें तो फॉरेन बैंक हमारे यहाँ से इनकम लेकर चले आएंगे, तो इट्स ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ठीक है ना दोस्तों, मतलब नेशनल इनकम में क्या देखना है, डोमेस्टिक में क्या देखना है, वो ध्यान रखना है। एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट आता है मेरे बच्चों इंटरेस्ट का। किसका आता है, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि जब इंटरेस्ट हम किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, जब हमने किसी से लोन लिया हो या लोन दिया हो, ठीक है ना, जब कभी भी हमारा लोन गिवन है या टेकन है तो हमें बदले में मिलेगा या देना पड़ेगा क्या, उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पर एक रूल है और ये पॉइंट भी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूँ। देखो जब हम किसी से लोन लेते हैं ना, तो दो पर्पस के लिए लेते हैं, या तो कंजम्पशन के लिए होता है वो, या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। जब कभी हम लोन लेते हैं तो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा, कोई ना कोई हिंट आपको दे रखा होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हमने कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक किसी में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए है। पता कैसे लगेगा, देखो मैं आपको बात बताता हूँ। इंटरेस्ट पेड बाय अ पर्सन टू हिज फ्रेंड ऑन अ लोन। अब एक पर्सन ने अपने दोस्त से लोन लिया, किसी भी पर्पस के लिए लिया, कार खरीदने के लिए, हाउस के लिए या किसी और काम के लिए। लोन टेकन बाय अ पर्सन एन इंडिविजुअल, एक इंसान ने लोन लिया, इंडिविजुअल ने लोन लिया। अब इंडिविजुअल जब लोन लेता है तो वो किस लिए लेता है, कंजम्पशन के लिए। तो रूल है, कंजम्पशन पर्पस के लिए जो हमने लोन लिया है या दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है, दैट इज ट्रीटेड एज द ट्रांसफर इनकम। उनको हम क्या मानते हैं, उसको हम जस्ट क्या मानते हैं, ट्रांसफर, एंड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, कहीं भी शामिल नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, देखो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बैंक से बोरो किया बाय अ फर्म, बैंक से किसने बोरो किया, बाय अ फर्म ने बोरो किया। अब फर्म ने किस लिए किया होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू द बैंक, इंटरेस्ट किसने पे किया, फर्म ने पे किया, किसको पे किया, बैंक को। तो फर्म ने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, तो इट इज़ द फैक्टर इनकम और इट शुड बी इंक्लूडेड इन बोथ द नेशनल एंड डोमेस्टिक। बाउंड्री में है तो वो डोमेस्टिक, और फिर अगर अपने पर्सन को मिल रहा है तो वो नेशनल का भी पार्ट होगा, वो रूल तो उनके बीच में सेम रहेगा। बात समझे ना। अब देखो इसी पॉइंट को एक और मैं कहता हूँ, इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल टू द बैंक। इंटरेस्ट किसने पे किया, एक इंडिविजुअल ने वहाँ पे किया था, फर्म ने यहाँ पे किया। इंडिविजुअल वर्ड से पता लग गया कि इंडिविजुअल का मतलब पर्सनल है और पर्सनल है, और फर्म का मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंडिविजुअल ने पे किया इंटरेस्ट, ट्रांसफर ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। और इन्हीं से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है मेरे बच्चों। वैसे अब ये सिलेबस से हमारा थोड़ा आउट है ये टॉपिक, नहीं मतलब ये पहले आता था ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक वर्ड है नेशनल डेट्स इंटरेस्ट। सबसे पहले तो इसका मतलब समझे, नेशनल डेट्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है। नेशनल मतलब नेशन का, डेट्स का मतलब उधार होता है, और इंटरेस्ट मतलब नेशन ने जो उधार लिया है उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। और सिंपल बताऊं कि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है ना उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने ये लोन कहाँ से लिया है पता है, ये लोन गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंट्री से, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लिया। ये इनडायरेक्ट लोन है जो गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक से लिया है, इनडायरेक्ट लोन। ज़रा ध्यान से समझना इस बात को। देखो हम अपने बैंक में पैसे जमा कराते हैं, कुछ मिनिमम अमाउंट भी होता है जो हमें रखना पड़ता है। कितने करोड़ों लोगों का अकाउंट होगा, उनमें मिनिमम भी 1000, 2000, 3000 भी होंगे ना, तो बैंक में रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इतना सारा अमाउंट बैंक के पास हो जाता है, गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है। लोगों का EPF होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम होती है, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस के पैसे होते हैं,
ठीक है। इसके अलावा NSCs होती है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, कई तरीके की स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की जिसमें लोग अपना पैसा जमा करते हैं और इस तरह से लाखों करोड़ों रुपया जो है वो जैसे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड होता है, PM फंड होता है ना, तो उसमें भी बहुत करोड़ों रुपया आ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है। तो गवर्नमेंट मानती है कि हमने इसको यूटिलाइज किया, ये नेशनल डेट्स है, ये नेशन ने दिया है, ये नेशन का डेट्स है, गवर्नमेंट को है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना उसको ट्रीट किया जाता है एज ट्रांसफ़र इनकम। याद रखना, क्योंकि ये जो इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ये वो वाला नेशंस डेट्स वो होता है जो गवर्नमेंट ने उधार लिया है पब्लिक से, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो प्रोविज़न अलग से बना के चलते हैं। ये कंजम्पशन पर्पस के लिए ट्रांसफ़र होता है, तो सेपरेटली इसको याद रखना। अलग पॉइंट है, चांसेस कम है, लेकिन पहले पुराने सिलेबस का पार्ट था और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए कि कौन सा नेशनल डोमेस्टिक का पार्ट होगा, रूल्स आपको बता दिए। इसी तरह से और भी पॉइंट्स है, ठीक है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की अब थर्ड क्लास हम और पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कुछ और बातें बताएंगे कि किसको क्या क्या, किसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन बेटर आपके लिए ये होगा कि अगर आपको फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स देखना हो तो क्लास 2 लें, क्लास 2 पहले प्रॉपरली देखें। अगर आपको नेशनल डोमेस्टिक की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रही है तो आप क्लास नंबर 5 देखें। फिर और भी आगे तो और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम सीधे न्यूमेरिकल पोर्शन पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताए हैं आप इनको नोट डाउन करो। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने मेन यहाँ पर लिख दिया है। स्पेशली अगर आप रीज़न गलत लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, येस और नो के मार्क्स नहीं होते। रीज़न ज़रूरी है, और वो भी एग्जैक्ट होना चाहिए, इंडिया के रेफरेंस में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।